तो नौनिहालो आ गए सारे? यस मैम। चलो, आई एम वेरी फाइन बेटा। अब क्या करें यार, बुढ़ापा है, हो जाता है। हाँ तो आ जाओ वापिस। यार ये गैल्वेनिक सेल तो बड़ा ही मतलब परेशान कर दिया इसने ना, नहीं ना। सॉल्यूशन चैप्टर बाद में बताएंगे बेटा, पहले सेल के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल के बारे में बात कर रहे थे। गैल्वेनिक सेल ऐसा नजर आता है, और ऐसा ऐसा मैंने डायग्राम यहाँ पर बना करके आप लोगों को बताया था, जिसमें मैंने कहा था जिंक जो है वो जो है Zn2+ की फॉर्म में सॉल्यूशन में आता जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से निकल के किधर की तरफ जाते हैं, इस तरफ जाते हैं। ये वाला जो है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज Cu2+ जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में अट्रैक्ट हो जाता है एंड डिपॉजिटेड ऑन दिस इलेक्ट्रोड, देन द इलेक्ट्रोड इज बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनोड, और ये कहलाता है बेटा कैथोड। ठीक है, ये एनोड का हाफ सेल है, वो कैथोड का हाफ सेल है। ठीक है, ये राइट हाफ सेल, इसे क्या कहा जाता है, राइट हाफ सेल भी कहा जाता है, और इसे क्या कहेंगे, सॉरी, ये लेफ्ट हाफ सेल है और वो राइट हाफ सेल है। लेफ्ट हाफ सेल, और ये क्या कहलाएगा, राइट हाफ सेल। ठीक है, ओके। अब लेफ्ट हाफ सेल में क्या हो रहा है कि जिंक जो है Zn2+ की फॉर्म में सॉल्यूशन में आता जा रहा है। बोलो ये हो रहा है ना? हेलो, हाँ। तो Zn2+ की फॉर्म में आता जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो सेल रिएक्शन हो रही है वो कैसी हो रही है, Zn जो है वो किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, Zn2+ में, बाय रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना। तो इधर वाले हाफ सेल में क्या हो रहा है, कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है। तो आप बोल सकते हैं इसे ऑक्सीडेशन का हाफ सेल भी बोल सकते हैं। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? और इधर क्या हो रहा है, Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Cu में कन्वर्ट होता जा रहा है और डिपॉजिट होता जा रहा है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो इसे आप क्या कहेंगे, बोलो, रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे कि नहीं? तो पहली तो इसको क्या बोला हमने, लेफ्ट हाफ सेल, और दूसरा हमने बोला ऑक्सीडेशन का हाफ सेल। बोलिए, बोला कि नहीं बोला? और क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है उसे एनोड कहते हैं। अब इन दोनों को ही जोड़ने का काम जो है वो कौन करता है बच्चे? सॉल्ट ब्रिज। यस, सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से आप क्या करेंगे, इन दोनों ही हाफ सेल को जोड़ने का काम करेंगे, जिसमें अगर अगर का जो पेस्ट है, अगर अगर के पेस्ट में किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है, आयनिक कंपाउंड का एक्वा सॉल्यूशन अगर अगर का पेस्ट डाल करके बना दिया जाता है, एक जेली की फॉर्म में इसको ले लिया जाता है, और जब जेली बन जाती है तो इसको इन्वर्ट करके इन दोनों ही सेल में इस तरीके से रख दिया जाता है। यहाँ पर कॉटन प्लग, बहुत सारी रुई या कॉर्क ठूस दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है डायरेक्ट ये पूरा का पूरा सॉल्ट ना गिर करके केवल आयंस जो हैं उन्हीं का ट्रांसमिशन होता रहे इधर से उधर। अब मुझे एक बात बताइए, यदि मैंने यहाँ पर K+ और Cl- आयनिक कंपाउंड लिया, कौन कौन सा, K+ और Cl-, अगर मैंने आयनिक कंपाउंड यहाँ पर लिया है K+ और ये Cl-, तो मुझे बताइए कि इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, Cu2+ जो है वो जाकर के इलेक्ट्रोड के ऊपर इकट्ठा हो रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है। बोलो, यही हो रहा है ना? और इस इलेक्ट्रोड का जो मास है वो बढ़ता जा रहा है, और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है? है ना। अब इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन कम हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, पॉजिटिव आयन के डिपॉजिट होने की वजह से। तो इसका मतलब इस वाले सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन की जो है वो कमी हो जाएगी ना। पॉजिटिव आयन की कमी होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से
प्लस आयन जो है निकल करके कहाँ आते जाएंगे, इस सॉल्यूशन में आते जाएंगे। और बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे K प्लस वहाँ निकल के गया ना, Cl माइनस यहाँ निकल के आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड था, ये इलेक्ट्रोड में से पॉजिटिव चार्ज जो है वो निकल के कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है, और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। अब सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन किसकी बढ़ रही है? केवल और केवल पॉजिटिव आयन की, पॉजिटिव आयन की ही कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना बेटा। और पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर ला करके इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम करेगा कि नहीं ये सॉल्ट ब्रिज? तो सॉल्ट ब्रिज के दो मेजर काम हैं यहाँ पर। क्या? एक तो सर्किट को कंप्लीट करना, और दूसरा सॉल्यूशन की जो सॉल्यूशन की जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, वो क्या बोलते हैं, अभी क्या बोला था मैंने, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम करता है ना। कभी कभी दिमाग से सारी चीज़ें स्किप हो जाती है। तो गैल्वेनिक सेल को समझने का एक सीधा सा फंडा ये है कि आप मेरे से क्या ले लो, लोन ले लो। क्या ले लोगे? हाँ, आप मेरे से क्या ले लो, लोन ले लो। लोन, LOAN वाला लोन ले लो। इससे आपको याद रहेगा। क्यों? क्योंकि आप अभी तक जितने भी केमिकल सेल्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं ना, उसमें अलग अलग टाइप के आपको सेल्स देखने को मिल रहे हैं। और एनोड किसी में भी आपको नेगेटिवली चार्ज नहीं मिला था, एनोड हमेशा आपको पॉजिटिवली चार्ज मिला होगा। बोलो मिला था कि नहीं मिला था? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात अगर मैं करूँ तो फिजिक्स में आपने एनोड पॉजिटिव देखा था। तो यहाँ पर क्योंकि हम गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं और केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं, तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस लोन की हेल्प से, लोन का मतलब है लेफ्ट साइड क्या होगा, ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड नेगेटिव। वेरी गुड, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा जिसे आप एनोड कहेंगे, और जो कि कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। तो ये एक छोटा सा काम है, आजकल तो बुक्स में भी छपने लगा है, एनसीईआरटी ने खुद ने छाप दिया है अब तो, ये LOAN है ना। तो इससे बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है हम लोगों को गैल्वेनिक सेल को समझने के लिए। बोलिए, बना देंगे ना इसका डायग्राम? तो ये आप ही की डिमांड पर ये शायद तीसरी चौथी बार ये गैल्वेनिक सेल मुझे ये पढ़ाना पड़ा है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। लास्ट जो क्लास थी वो तो खैर हो नहीं पाई थी क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा था उस दिन, है ना, बहुत ज़्यादा नेटवर्क फ्लक्चुएशन था। और कल ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सॉल्ट ब्रिज की बात करें तो सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शंस की बात करते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? एक इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब होती है बेटा, जिसमें सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो ना तो कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है ना एनोड पर डिपॉजिट हो रहा है, उसको बोला गया है यहाँ पे इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन ही ना करे, है ना, जो किसी के साथ भी रिएक्ट ना हो, वो क्या होता है, इनर्ट होता है। तो अगर के पेस्ट में या जिलेटिन के पेस्ट में, दोनों ही क्या करते हैं, जो भी लिक्विड होता है उसको जेली फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जिलेटिन जो है वो नॉन वेजिटेरियन होता है, अगर जो है वो वेजिटेरियन कंपाउंड होता है ना। अब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का मतलब तो तुम समझते ही होगे, ये पोटैटो स्टार्च है और ये जो है मछली वगैरह के जो शल्क होते हैं, है ना, वहाँ से मिलता है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं एक सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ आयन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी केमिकल रिएक्शन, इसीलिए तो वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो ऑक्सीडेशन की ना ही रिडक्शन की केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे क्यों, और इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं हो रहे क्योंकि हमने इनर्ट वाला लिया है ना। अगली बात इसकी क्या है कि द इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज शुड बी सच that speed of its cation is nearly equal to the speed of its anion, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें एनायन की और कैटायन की स्पीड लगभग बराबर हो, जैसे KCl KNO3। ऐसा नहीं कि आपने एक एनायन तो आपने बड़ा ऐसा ले लिया जैसे फ्लाइंग सिख। हु इज द फ्लाइंग सिक्स? कौन है फ्लाइंग सिख? बोलो, फ्लाइंग सिख के नाम से। हाँ बेटा, आदित्य विक्रम, हाँ मिल्खा सिंह इज नोन एज फ्लाइंग सिख, है ना। और जो पाकिस्तान के उस टाइम के, जब पाकिस्तान में हुई थी इनकी रेस, तो उस टाइम पे जो नवाज शरीफ थे, है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने उनको नाम दिया था मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख, है ना, फ्लाइंग जट। एक पिक्चर भी बनी हुई है ऐसी कुछ। तो ऐसा नहीं कि एक तो आपने ले लिया मिल्खा सिंह, है ना, और दूसरा आपने ले लिया भारती सिंह
है ना। हाँ, दोनों ऐसे होने चाहिए, या तो दोनों ही मिलके सिंह हो या दोनों ही भारतीय सिंह हो, है ना। ना तो अपने को मिलके सिंह से प्रॉब्लम, ना अपने को भारतीय सिंह से प्रॉब्लम, किसी भी सिंह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर लेना है तो दोनों इक्वल, जिनकी स्पीड हो वो वैसे वाले लेने हैं। दूसरा, इफ Ag प्लस Hg2 प्लस Pb2 प्लस Ti प्लस आयंस आर प्रेजेंट इन अ सेल, देन KCl जो है वो यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज नहीं करेंगे? क्योंकि ये Cl माइनस आयन है ना, इन सब के साथ में मिला करके क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मतलब दोनों आपस में ना गुत्ती मुत्ती कर करा के बैठ जाएंगे पंचायती करने के लिए, काम ये करेंगे नहीं, और हमें तो काम वाली चीजें चाहिए। बोलो, बात समझ में आ गई? अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं। हाँ, जवाब देते रहा करो यार, जवाब अगर हैंड टू हैंड अगर यहाँ पर नहीं भी आता तो ऐसे ऐसे थम्स अप वगैरह कर करा के तुम कैसा भी वो इमोजी फिमोजी भेज दिया करो बढ़िया वाले, मेरे को वो एनर्जी मिलती रहती है इधर से, है ना। तो इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल टू कंप्लीट द सर्किट, यानी कि दोनों सर्किट को कंप्लीट करने के लिए दोनों आधे आधे सेल्स को जोड़ करके पूरा सर्किट कंप्लीट करने का काम कौन करता है? अपना सॉल्ट ब्रिज करता है। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, अभी अभी तो जो बात मैं बोल रही थी, जो शब्द मैं भूल गई थी, वो यही था, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम करता है ऑफ द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू गिव कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ जनरेशन ऑफ करंट, है ना, कंटिन्यूस फ्लो, यानी कि ऐसा नहीं कि भाई सेल का जो रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाए, ऐसा नहीं हो कि सारा का सारा जो एनोड सॉल्यूशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ Zn2+ ही बचे, है ना। SO4 2- जो है नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वहाँ पर नल एंड नेग्लिजिबल हो जाए और इधर उल्टा हो जाए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ जो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए ताकि कंटिन्यूअस फ्लो या जो करंट का है वो बना रहे। अगली बात, इफ द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड देन वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो, अगर आप सॉल्ट ब्रिज को हटा देते हो ना ऊपर से तो वोल्टेज बिल्कुल जीरो आ जाता है, यानी कि नो करंट फ्लोज, ऐसा आप बोलते हैं, ठीक है। और अगली बात ये बोलता है इट प्रिवेंट्स द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यानी कि ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली सॉल्ट ब्रिज लगाने का जो काम है वो इसलिए किया गया है ताकि दोनों लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं हो जाए। अगर दोनों लिक्विड्स आपस में मिक्स हो जाते हैं ना बेटा, तो ZnSO4 जो कि आपको दे रहा था Zn2+ और SO4 2-, है ना, अगर ये इसके साथ में मिल जाता CuSO4 के साथ में, तो यार मेरे को बताओ, ये डायरेक्ट इसको ले, अगर ये CuSO4 नहीं होता, Cu का कोई ऐसा सॉल्ट होता जैसे कि 2 चार्ज वाला, कौन कौन से आयन होते बताओ? SO4 2- के अलावा 2- चार्ज वाले आयन, ना 2- वाले बेटा, CuCO3 होता, तो बताओ ये इसके साथ में और ये इसके साथ में तो डायरेक्ट ही मिल जाते ना, फिर इसको क्या जरूरत थी तार में इलेक्ट्रॉन भेजने की, और उसको क्या जरूरत थी उधर से इलेक्ट्रॉन को लेने की, है ना। अगर दोनों सॉल्यूशंस एक साथ मिल जाते, डायरेक्ट मिल जाते, तो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होने लगती, यहाँ पर बोलो होती कि नहीं होती डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन? और अगर डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती तो फिर करंट जो है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो फ्लो हो रहा है वो नहीं हो पाता, और इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर करंट फ्लो हो पा रहा है और इलेक्ट्रोड्स जो है वो उनका मास जो है इधर वाले का कम और उधर वाले का ज़्यादा होता जा रहा है, कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होती जा रही है, वो भी नहीं होता। बोलो होता क्या? इतना सब काम नहीं हो पाता ना। अब इतना सब काम नहीं हो पाता तो आयंस जो इधर से इधर ट्रांसमिट कर रहे हैं, या आयंस का जो विनिमय है वो इधर से उधर हो रहा है ना, वो भी नहीं होता। और अगर आयंस का फ्लो नहीं होता तो फिर हम केमिस्ट्री में कैसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है ना। तो ये सारी बातें ना हो इसलिए दोनों सॉल्यूशंस को डायरेक्ट नहीं मिलाया गया, और पोटेंशियल डिफरेंस which arises between two solutions when they brought in contact with each other, ये काम भी नहीं हो पाता, है ना। बात समझ में आ गई क्या? तो सॉल्ट ब्रिज बहुत ज़रूरी आइटम है इस गैल्वेनिक सेल का। अब इतना बड़ा जो गैल्वेनिक सेल है, अच्छा गैल्वेनिक सेल में मैंने एक चीज़ तो आप लोगों को बताई नहीं, मैंने बता रही थी कि अगर हम आउटर सर्किट की बात करें, इन आउटर सर्किट, आपको पता है ना करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर होती है? ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, बोलिए यही होता है ना। अब मुझे एक बात बताइए कि आउटर सर्किट, हाँ गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो किधर से किधर हो रहा है? आउटर सर्किट की बात करें तार की, एनोड टू कैथोड, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो किधर से किधर?
एनोड टू कैथोड। टू कैथोड, वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताओ, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको बताया भी था, यदि आपको किसी चीज से करंट लगता है तो इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन आप में नहीं आ रहे, आपके इलेक्ट्रॉन उसमें जा रहे हैं, इसलिए आपको करंट लग रहा है ना। आप जब दो लोग एक दूसरे के साथ में मिलते हैं और एक दूसरे को ऐसे टच करके जाते हैं तो बताओ करंट लग जाता है ना आपको। तो आपने अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए, ना कि उसके इलेक्ट्रॉन आपने लिए। आपके जो सरफेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी सर्दियों के टाइम पे होता है, ऐसा बोलो, होता है ना। मैम रेनी सीजन में। अरे अभी होएगा, देखना, ये लो अभी बताती हूँ तुमको करंट फ्लो। बताओ दिखा क्या, किसी को दिखा? यस बोलो मेरे बाल खड़े हो गए कि नहीं? यस मैम थोड़े से। है ना, थोड़े थोड़े से, वो पेपर है ना, पेपर पे थोड़े कम होते हैं। अगर पेपर की जगह पे कोई कपड़ा वपड़ा कुछ होता ना, उसमें मैं करके बताती तुम लोग को। तो ऐसे, हाँ, प्लास्टिक पे या मलमल का कोई कपड़ा होता है, या फिर वो जो गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे को भी तुम ऐसे ऐसे रगड़ के दीवार पे चिपका देते हो ना, तो वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। अगर आपके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो सामने वाले को करंट लग रहा है ना, क्योंकि आप अपने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हो। आ गया क्या? मैम हाँ बेटा, बाल खुले ही रखो, अच्छा लगता है। ठीक है। थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम, जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार मेरा पेन का ये लर्न एंड प्रेप वाले बोलेंगे मैडम क्लास ले रहे हो कि फैशन पर कोई नहीं, जैसे मेरे बच्चों को अच्छा लगता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके जस्ट उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है ना। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जो डायरेक्शन होगी वो कैथोड टू एनोड होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी? यस बट ये किसकी बात हो रही है, आउटर सर्किट की बात कर रही है। और आउटर सर्किट की बात कौन करते हैं, फिजिक्स वाले। फिजिक्स में आउटर सर्किट की बात होती है, बट हम कौन है, केमिस्ट्री वाले हैं, बोलो है कि नहीं है ना। और केमिस्ट्री वाले किसकी बात करते हैं, आउटर सर्किट की बात करते हैं या इनर सर्किट की बात करते हैं? तो इनर सर्किट, इनर सर्किट अगर हम बात करें तो बताइए, अब इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं इनर सर्किट में, है ना, बोलो इनर सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी कैसे होगा, बोलो होगा क्या? तो फिर हम यहाँ पर क्या लेंगे, अगर हम इनर सर्किट की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ना लेकर के नेगेटिव आयन की बात कर रहे हैं, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, नेगेटिव आयन का जो फ्लो है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन पे हुआ? देखो इस डायग्राम को, हाँ, एनोड टू कैथोड हुआ, पर इस डायरेक्शन को देखो, इसको देखो, इधर से तो Zn2+ आया, है ना। फिर इसमें देखो, इधर में Zn2+ इसमें आया ना, ऊपर से निकल करके इधर आया, फिर प्लस इसमें गया, और फिर प्लस इधर से चढ़ के इस पे चढ़ गया, है ना। तो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन इसकी उल्टी होगी कि नहीं, ऑपोजिट? विजय विद्या चौबीसा, प्लीज पुट ऑफ योर माइक बेटा। यस, थैंक यू। तो बताओ, जिधर की डायरेक्शन में पॉजिटिव फ्लो हो रहा है उधर उससे उल्टी डायरेक्शन में नेगेटिव फ्लो होगा ना, बोलो होगा कि नहीं होगा? नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन यहाँ पर बड़ी थी, है ना। फिर नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन यहाँ पर बड़ी थी तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अंदर आया था, तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज किधर से किधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो कैथोड टू एनोड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। भाई पॉजिटिव चार्ज का जस्ट उल्टा ही जाएगा ना नेगेटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज जिंक का इलेक्ट्रोड था, जिंक का इलेक्ट्रोड Zn2+ की फॉर्म में आया तो 2+ इधर आया, फिर यहाँ देखो K+ जो है वो इधर गया, फिर यहाँ का Cu2+ इधर गया। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो यदि उधर से इधर है तो बताओ नेगेटिव चार्ज का फ्लो इधर से इधर होगा कि नहीं, यानी कि कैथोड टू एनोड होगा कि नहीं, है ना। तो इनर सर्किट अगर हम बात करें तो फ्लो ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन या नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जो है वो किधर से किधर है मेरे बच्चे, कैथोड टू एनोड, है ना। यस मैम। तो जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक नेगेटिव आयंस फॉर अस,
है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो की बात हम करेंगे इन इनर सर्किट, तो हम क्या बोलेंगे, एनोड टू, वेरी गुड, एनोड टू कैथोड। तो केमिस्ट्री में यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि गैल्वेनिक सेल किधर से किधर इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करता है, तो आपका जवाब क्या होगा, एनोड टू कैथोड, ना कि कैथोड टू एनोड, है ना, कैथोड। ठीक है, बोलो कर लेंगे। अब इतना बड़ा सेल बार बार नहीं बनाया जा सकता है ना। अब आप लोगों को बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस भी देने होंगे, नीट वाले भी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे, तो वो क्या बोलेंगे कि यार बार बार गैल्वेनिक सेल थोड़ी ना बनाएंगे, इतना सा तो पेपर होता है, उस पेपर में अगर बार बार गैल्वेनिक सेल बना करके दिया जाएगा तो इतना सारा पेपर वेस्ट होगा, इतनी सारी एनर्जी वेस्ट होगी। तो हमने यहाँ पर क्या निकाला, एक सेल रिप्रेजेंटेशन। बार बार इतने पूरे डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ सेल रिप्रेजेंटेशन लिखिए और काम हो जाएगा। अब ये चीज़ जो है ना, इसको पढ़ के भूल जाना, कोई नहीं पूछता तुम्हारे से कि सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, तो पर फिर भी नोट्स बनाना हमारी वो है, क्या है, मोरल ड्यूटी है। तो नोट्स के लिए ये सिर्फ चीज़ लिखी हुई है, बाकी सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो नोट्स क्या बोल रहे हैं, वी रिक्वायर टू हाफ सेल टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग फ्यू रूल्स। एनोड हाफ सेल इज ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट। देखो, एनोड हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, और जो कैथोड है वो हमेशा राइट साइड में लिखा जाएगा। द सेपरेशन ऑफ टू फेजेस, फेजेस भी लिखनी है आपको, है ना, वर्टिकल लाइन से अलग करके। द वेरियस मटेरियल्स प्रेजेंट इन द सेम फेज आर शोन टुगेदर यूजिंग कॉमा, कॉमा लगा करके जो है आप अलग अलग जो मटेरियल्स जो आपने यूज़ किए हैं उनके फेजेस लिख सकते हो, कौन सी फेज में क्या इस्तेमाल किया। द सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल स्लैश साइन, ऐसे 2 स्लैश साइन लगा करके आप जो है सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द सब्सटेंस लाइक प्रेशर of a gas and concentration of ions are indicated in brackets immediately after writing the aqueous substance. कुछ समझ में आया क्या? नहीं मैम, आप समझाइए। आना भी नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए, और इसको पढ़ना भी मत, है ना। आपको सिर्फ सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना आना चाहिए। अभी बताती हूँ सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं। इस सेल को देखो आप आराम से, इसको भी देख सकते हो। वो उसमें तो क्या बहुत ज़्यादा ही काटा कुटा हो गया है ना। तो अब यही वाला सेल देख लेते हैं अपन। इस सेल का यदि आपको रिप्रेजेंटेशन देखना है ना, तो इस सेल को अगर मैं रिप्रेजेंटेशन में आपको इसमें दिखाऊं, तो इतना बड़ा सेल ना बना करके मैं क्या करती हूँ, सिर्फ राइटिंग में एक लाइन में अगर इस सेल को बनाना हो तो वो क्या कहलाता है, सेल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। कैसे करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, वही एक ही लाइन याद रखनी है आपको, क्या, एक शब्द याद रखिए, LOAN, बस। ये लोन बहुत बढ़िया चीज़ है गैल्वेनिक सेल को पढ़ने के लिए। लेफ्ट साइड क्या होगा, एनोड होगा। बोलो, ये लेफ्ट साइड है और वो राइट साइड है ना। अब ये लेफ्ट साइड है तो एनोड कैसा है, नेगेटिव है। ये रहा एनोड, है ना, नेगेटिवली चार्ज एनोड है और पॉजिटिवली चार्ज कैथोड। ऐसे मैंने लिख दिया, आपको भी ऐसे ही करना है। फिर आप देखोगे कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड जो है वो कौन से मेटल का था, जिंक मेटल का था ना बेटा। और जिंक मेटल जो होती है वो सॉलिड होती है, तो उसकी स्टेट ऑफ मैटर लिख दी। और ये जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था ना। तो इसको स्लैश लगा करके Zn2+ लिख दोगे और लिख दोगे एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन में आ रहा था ना, या तो आप ZnSO4 लिखो या फिर Zn2+ लिख दो। मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होता है Zn से Zn2+। क्यों? क्योंकि Zn जब Zn2+ में जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोली बात समझ में आ गई है? तो दिस इज द राइट वे। फिर आप देखोगे कि आप राइट साइड आपने क्या लिया है, कैथोड, हाँ, और कैथोड किसका है, कॉपर का है। तो ये लो जी, आपने कॉपर का कैथोड ले लिया। अब कॉपर का जो कैथोड है वो कैसे, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो नहीं कन्वर्ट हो रहा। Cu2+ जो एक्वस सॉल्यूशन में है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई Cu2+ एक्वस सॉल्यूशन में से Cu में कन्वर्ट हुआ, और Cu कैसा था, सॉलिड सब्सटेंस। बोलो, ऐसा ही था ना। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप CuSO4 भी लिख सकते हो, बट Cu2+ से Cu लिखने का मतलब है कि Cu2+ कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधा सीधा रिडक्शन हो रहा है।
ठीक है। और ये दोनों ही जो आधे आधे सेल्स हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, सॉल्ट ब्रिज से जुड़े हुए हैं। तो सॉल्ट ब्रिज इज डिनोटेड बाय द डबल स्लैश साइन लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्वा सॉल्यूशन है, इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी, तो कंसंट्रेशन इसको C1 से और इसको C2 से आप डिनोट कर दो। अगर टाइम और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन दी हुई है तो यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन भी आप नीचे लिख सकते हैं। तो यही एक सेल का रिप्रेजेंटेशन है। एक रिप्रेजेंटेशन तो ऐसा होता है ना। एक और सिखाती हूँ मैं आप लोगों को, एक और सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। काम बिल्कुल वो का वही करना है जो भी अपन ने नीचे लिख के दिया है, बट यहाँ पर क्या करना है, यही नेगेटिव ऐसे ही पॉजिटिव लिखना है। वही Zn जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। वही इसकी फिजिकल स्टेट लिखनी है, इसकी भी फिजिकल स्टेट लिखनी है, इसकी कंसंट्रेशन लिखनी है। यहाँ पर भी कंसंट्रेशन ऑफ द सेकेंड से वो लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। और Cu2+ जो एक्वस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे ऐसे ही लिखना है। सॉरी, इधर मैं भूल गई कुछ, इसको ऐसे लिखना है, स्लैश नहीं लगाना है। तो देखो आप, नीचे मैंने स्लैश नहीं लगाया था, नीचे मैंने स्लैश लगाया था, मैंने ऊपर स्लैश नहीं लगाया है, नहीं लगाया है ना, है ना। इसका मतलब यहाँ पर स्लैश की जगह पे कोई और साइन आएगा। कोई और साइन क्या होगा, ये वाला, एक तो डॉट और नीचे कॉमा। बोलो डॉट को तो हाँ, डॉट को आप बोलते हो फुल स्टॉप और कॉमा को बोलते हो कॉमा। जब डॉट और कॉमा एक साथ होते हैं तो आप इसको बोलते हो सेमी कॉलन। हाँ, पर सेमी कॉलन लगाने का मतलब ये नहीं कि जैसे यहाँ स्लैश लगाया था, यहाँ स्लैश लगाया तो डबल स्लैश से आपने सॉल्ट ब्रिज को शो किया था, तो यहाँ पर भी आप डबल ये लगा दोगे, सेमी कॉलन लगा दोगे ना। सॉल्ट ब्रिज हमेशा 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 डबल स्लैश साइन से ही डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे जगह ज़्यादा थी इसलिए मैंने ऐसे लगा दिया था, और यहाँ जगह कम है इसलिए मैंने ऐसे लगा दिया। आप चाहो तो ऐसे ऐसे भी लिखा सकते हो, बहुत पास पास भी लिख सकते हो इसको। तो सॉल्ट ब्रिज है, आपकी मर्जी पड़े जितना बड़ा सॉल्ट ब्रिज आप ले सकते हो। तो ये हो गया आपका क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन। बोलिए, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, आनी भी चाहिए। अब आई है ना, या जैसे कि ये Zn सॉलिड से ZnSO4 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा था, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर लिख दोगे C1, और CuSO4 एक्वस से जिसमें की कंसंट्रेशन थी C2, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था, और बीच में क्या था, सॉल्ट ब्रिज था। आ गया क्या? बहुत धन्यवाद। आगे की बात करते हैं, नष्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? हाँ, एक अंकल थे वॉल्थर नस्ट नाम के। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? इसको नष्ट करने के लिए इक्वेशन बनाई। हाँ, पता है नाम ही नष्ट था बेचारे का। देखो, वॉल्थर नस्ट नाम है इसका, नस्ट है ना, नस्ट। बड़े प्यार से अगर बोला जाए तो वॉल्थर नस्ट है ना। अंग्रेज अगर बोलेंगे तो क्या, वॉल्थर नस्ट है ना। और हम है नष्ट बर्बाद। इसने क्या दिया, एक रिलेशन दिया इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ अ सेल और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में। यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ दोनों में से कोई एक चीज, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उन दोनों के बीच में रिलेशन दिया। और वॉल्थर नस्ट डिराइव्ड अ रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड रिएक्शन कोशेंट। यानी कि फ्री एनर्जी चेंज यानी कि डेल्टा जी और रिएक्शन कोशेंट के बीच में इसने रिलेशन दिया। और जो कि रिलेशन क्या था कि जी बराबर, जी क्या है यहाँ पर, फ्री एनर्जी है, फ्री नहीं है, बहुत काम की चीज़ है। देखो, नाम इसका है फ्री एनर्जी है ना, पर फ्री नहीं है। फ्री एनर्जी का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब ये होता है कि द एनर्जी इज यूज्ड फॉर डूइंग अ यूजफुल वर्क इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। बोलो, यही है ना इसकी डेफिनेशन, है ना। अब इसकी जब डेफिनेशन ही यही है, फिर भी इसका नाम फ्री एनर्जी है। बताओ, इतनी भी फ्री नहीं है ना ये एनर्जी बेचारी। फ्री का मतलब अपन ही सोच लेते कि हाँ फर्जी चीज होगी कोई कोई सी, है जी, ऐसा समझ लेते हो ना। जैसे मम्मी पापा की डांट, अरे बिना बात ही चिल्लाते रहते, फ्री में ही चिल्लाते रहते। फ्री में नहीं चिल्लाते हैं, है ना, उसकी वजह से तुम्हारी रिएक्शन बढ़ जाती है पढ़ाई की। बोलो, बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? तो फ्री बहुत काम की चीज़ होती है अकॉर्डिंग टू गिब्स,
है ना, गिव्स फ्री एनर्जी, यूजफुल वर्क में काम आने वाली एनर्जी को फ्री एनर्जी कहा जाता है। तो फ्री एनर्जी इज इक्वल टू द फ्री एनर्जी, कौन सी वाली, नॉट वाली, नॉट जब लग जाता है तो क्या होती है, स्पेसिफिक फ्री एनर्जी हो जाती है ना। यस मैम। तो स्पेसिफिक फ्री एनर्जी प्लस RT इंटू नेचुरल लॉग ऑफ Q। नेचुरल लॉग ऑफ Q का मतलब है कि रिएक्शन कोशेंट, ये रहा रिएक्शन कोशेंट Q, और इसका नेचुरल लॉग लेना है, यानी कि लॉग बेस 10 नहीं, नेचुरल वाला लॉग आ गया। ये आरटी क्या है मैम? RT, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर, जिस प्रेशर की कंडीशन पे आपको दिया जाएगा सेल, उसकी जो फ्री एनर्जी है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और रिएक्शन कोशेंट, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो, और इसको जब इससे प्लस कर दोगे, तब आपको क्या मिलेगी, एक फ्री एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और इतना काम वो करके देगी। और ये किसने दी थी, नर्स्ट इक्वेशन, वॉल्टर नर्स्ट ने दी थी। ठीक है, अगर सीधा सीधा पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्स्ट इक्वेशन, सिंपल बस ये पूछा जाए कि नर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, तो भैया ये वाली है, G बराबर डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। यस मैम। चलिए, बट यदि किसी रिएक्शन के लिए इसको दिया जाएगा तो कैसे लिखेंगे, पहले वो समझेंगे, है ना, उसके बाद हम बात करेंगे। दो तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से, देखिएगा यहाँ पर डेल्टा G एंड डेल्टा G नॉट आर फ्री एनर्जी चेंजेस। ये एक्चुअली वैसे डेल्टा G है ये, है ना, डेल्टा G फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। ऐसा देखना इसको कि वेयर डेल्टा G, वो आगे वाला बराबर के पहले वाला डेल्टा G और बराबर के बाद वाला डेल्टा G नॉट आर, ये तो है फ्री एनर्जी और फ्री एनर्जी चेंज, और डेल्टा G नॉट जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। क्लियर। और क्यू क्या है, यहाँ पर रिएक्शन कोशेंट होता है। रिएक्शन कोशेंट का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। 11th क्लास में किया था हमने, पढ़ी थी क्या 11th क्लास, या कोरोना में निकाल दी? नहीं यार, तुम लोगों ने तो पढ़ी थी, तुम तो अच्छे बच्चे हो। कोरोना वाले तो गए, हाँ उनका तो हो गया काम। अब तो तुम्हारा काम चल रहा है। तो भैया डेल्टा G जो है वो NFE के बराबर होता है। डेल्टा G किसी भी चीज़ को, किसी भी यूजफुल वर्क को काम, मतलब किसी भी यूजफुल वर्क को करने के लिए काम आने वाली एनर्जी है। यार मैं एनर्जी दूंगी तब काम होगा ना, मैंने आप लोगों को पढ़ाना है ना, तो मैं एनर्जी दूंगी, मैं पढ़ाऊंगी, मैं एनर्जी खर्च करूंगी, यानी कि मेरी एनर्जी निकलेगी, निकल रही है तो बताओ मेरी तो कम हो रही है ना, यस मैम। तो ये नेगेटिव में जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। तो माइनस डेल्टा G लिख दूं क्या? यस मैम। तो माइनस डेल्टा G जो है वो NFE के बराबर है। यहाँ पर N द मोल नंबर ऑफ मोल्स, F मतलब वो फेराड है, वही 96500 वाला फेराड है, और E जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है बच्चे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ हाँ यस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जैसे कि आपने एक लिया एनोड, है ना, अब एनोड आपने बनाया, ये रहा जिंक का ये एनोड था, याद आ रहा है कुछ कुछ, ये जिंक का इलेक्ट्रोड जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट होता जा रहा था, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा था, बोलो नेगेटिव चार्ज आ रहा था ना। तो ये नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रोड होगा, इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रोड के आसपास सॉल्यूशन में से कौन से आयंस इसके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? पॉजिटिव आयन। यस, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव आयंस जो हैं वो इसके आसपास आकर के इस तरीके से इकट्ठे हो जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे, बोलो होंगे ना। तो ये इलेक्ट्रोड खुद कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड, खुद कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड, और आसपास आकर के कौन इकट्ठे हो रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, है ना। अब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस का जो यहाँ पर डिफरेंस है वही क्या है, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, बोलो है कि नहीं है। तो एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, मान लीजिए कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को आपने एनोड बोला है ना, तो ये एनोड का पोटेंशियल हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ,
और एनोड का पोटेंशियल होगा बिल्कुल वैसा का वैसा कैथोड का पोटेंशियल भी होगा कि नहीं होगा। अब एनोड का पोटेंशियल है, कैथोड का पोटेंशियल है, तो आप जो सेल बनाते हो है ना, उसमें एनोड प्लस कैथोड दोनों ही होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो मुझे बताओ पूरा सेल का जो पोटेंशियल होगा वो एनोड का पोटेंशियल प्लस कैथोड का पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? होगा। ये आगे वाली चीज समझा दी मैंने थोड़ी सी अभी यहाँ पर। बोले इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो ये ई जो है ना बेटा, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, एनोड का पोटेंशियल अलग और कैथोड का पोटेंशियल अलग, ठीक है। अब और माइनस डेल्टा जी नॉट जो है वो एन एफ ई नॉट के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? अब एन तो नंबर ऑफ मोल से ये चेंज नहीं होते किसी भी टेम्परेचर किसी भी प्रेशर की कंडीशन में। फेराडे भी एक कांस्टेंट वैल्यू है 96500, ठीक है ना, ये भी चेंज नहीं होती किसी भी टेम्परेचर किसी भी प्रेशर वाली कंडीशन पे। बट ई नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो चेंज हो जाता है ना, अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दिया जाए तो ई की वैल्यू या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी कि नहीं? तो अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, बताइए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कब होता है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बताओ कौन कौन है जो एनटीपी और एसटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में कंफ्यूज्ड रहते हैं? हाँ, ये ऐसे ईमानदारी रखा करो भाई। अब देखो कुछ नहीं है, प्रेशर दोनों में वो का वही रहेगा 1 बार, ठीक है। अब नॉर्मल टेम्परेचर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर अलग अलग चीजें होती हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस है ना, 25 डिग्री सेल्सियस को हम क्या मान लेते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान लेते हैं। और नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ना बेटा वो 28 डिग्री सेल्सियस होता है, बस 28 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस। 25 का मतलब है 273 से जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर की अगर बात की जाए तो एसटीपी, और अगर कितना हुआ 8 और 3 1 और 300 या 301 केल्विन की अगर बात की जाए और 1 बार प्रेशर की बात की जाए तो ये हो जाता है क्या? नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब 25 डिग्री जो रूम टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर जो होता है वो अक्सर 28 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो इससे कम ना इससे ज़्यादा नॉर्मल अगर कंडीशंस में देखा जाए तो। बोलो ऐसा ही होता है ना, है जी? हाँ, तो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 28 डिग्री हम मान लेते हैं। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करें तो यस, यू हैव रिकॉर्डेड वीडियो ऑल्सो बेटा, है ना, आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि ऐप पे भी क्लास जो है चल रही है एंड रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड, है ना। अभी मैं इसको मतलब उठा करके आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, वरना मैं बता देती। यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी चालू है और वर्चुअल कैमरा वगैरह सब कुछ स्टार्टेड है। देन इसका मतलब यही है कि द क्लास हैज़ बीन रिकॉर्डेड। ओके, हाँ बेटा, हमें नोट की पीडीएफ व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड होगी ना ग्रुप पे? नहीं, आपको ऐप पे आना पड़ेगा ना बेटा, उसके लिए नोट्स भी मिलेंगे आपको, मॉड्यूल्स वगैरह भी, सारे रिक्वायरमेंट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना सारी पूरी होंगी। एक बार अब आप ऐप पे आकर के ज्वाइन तो करो, है ना। यस मैम। हाँ, तो ये देखो अभी हम यहाँ पर थे, है ना, तो ये मैं मिटा देती हूँ यहाँ पर से। तो डेल्टा जी की जगह पे हम माइनस NFE लिख सकते हैं कि नहीं, और डेल्टा जी नॉट की जगह पर हम माइनस NFE नॉट लिख सकते हैं कि नहीं। तो इक्वेशन 1 जो कि क्या थी हमारी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस R इंटू टी नेचुरल लॉग ऑफ रिएक्शन कोशेंट Q। बोलो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा जी की जगह पर माइनस NFE, डेल्टा जी नॉट की जगह पर माइनस NFE नॉट प्लस RT ln Q।
बोलो, कर सकते हैं ना? Yes, ma'am. अब इस नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूं। नेचुरल लॉग को यदि आपको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है ना, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2.303। नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब यहाँ से NF जो है वो कॉमन ले लिया। देखो माइनस से माइनस तो कट गया, NF यहाँ से कॉमन आ गया, NF यहाँ से कॉमन लेकर के हमने इसके अपॉन में डाल दिया, और माइनस और प्लस माइनस होते हैं इसलिए माइनस लगा दिया, और E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT लॉग बेस 10 क्यूब अपॉन में NF आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस मैम। आ जाएगा। तो फिर ये अपने को मिली क्या? एक नर्स्ट इक्वेशन, जो अब हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के काम में आएगी। और आप लोगों को इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई क्या? आ गई। ऐसे थम्स अप वम्स अप कर दिया करो यार। हाँ जी, धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर E नॉट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, गैस कांस्टेंट G, R टेम्परेचर जो है वो T है, F जो है वो फेरेड है विच इज 96500 कूलम मोल इनवर्स, एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड या लॉस्ट एंड ट्रांसफर्ड इन बैलेंस। तो एट 25 डिग्री, देखो आ गया ना 25 डिग्री सेल्सियस। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस अबव इक्वेशन में भी रिटर्न एज, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। क्यों ऐसे लिख सकते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर हमने इक्वेशन क्या लिखी थी? E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 इंटू R इंटू T अपॉन NF इंटू लॉग बेस 10, या लॉग, ऐसे अगर पूरा लॉग लिखा हुआ है तो भी समझ जाना कि लॉग बेस 10 की ही बात हो रही है। और Q, बोलो ऐसी थी ना इक्वेशन? सॉरी, ऐसी थी ना ये इक्वेशन? है। अब यार मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं 2 माइनस था, ये माइनस 2.303 इंटू R की वैल्यू, बोलो R की वैल्यू कितनी होती है? इतनी होती है क्या? गैस कांस्टेंट 8.314 भी होती है। अरे ये भी तो होती है ना गैस कांस्टेंट, अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पे। तो 25 डिग्री सेल्सियस की अगर बात करें तो 8.314 इज द गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 273 से अगर इसको हम कर देंगे तो 298 हो जाएगा केल्विन में। यस मैम। टेम्परेचर अगर केल्विन में लिया जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा, एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय कैपिटल T बेटा। क्लियर? ओके, तो ये T हो जाएगा, तो ये T की वैल्यू कितनी आ रही है? 298 अपॉन N तो चेंज होता जाएगा। बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर जगह अलग अलग होंगे ना, जैसे Zn जो है वो 2+ वाला है ना, इसकी जगह पे मान लीजिए मैं कोई यूनिवेलेंट स्पीशी लेती तो उसके ऊपर प्लस चार्ज 1 होता, नेगेटिव चार्ज भी 1 होता। बोलो होता कि नहीं होता? कोई ट्राइवेलेंट स्पीशी लेती तो उसके ऊपर प्लस चार्ज 3 होता। तो N जो है वो चेंज हो सकता है, बट नंबर ऑफ फेरेडे 96500 होता, हमेशा कांस्टेंट होता है कि नहीं? और जब आप इसको 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 और इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको मिलेगा बेटा 0.0591। क्लियर है क्या? इसको 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 और इसको जब आप कैलकुलेट कर दोगे तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा? 0.0591 अपॉन N और लॉग बेस 10 Q, है ना। अब रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? एक रिएक्शन है, मान लीजिए, देखिए एक रिएक्शन है A प्लस B गिव्स C प्लस D, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अगर मेरे को देखनी है तो इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ C प्लस कंसंट्रेशन ऑफ D, बोलो यही लिखूंगी ना मैं, सॉरी रिएक्टेंट्स की बात हो रही है तो A प्लस B लिखूंगी। रिएक्टेंट ये वाले होते हैं और प्रोडक्ट वो वाले होते हैं कि नहीं? ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है ना इस रिएक्शन में। हाँ जी, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की अगर मैं बात करूं तो A की कंसंट्रेशन प्लस B की कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को आपको पता है कैसे लिखते हैं? बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ A इतना बड़ा लिखने की बजाय कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ B लिखने का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ B। B। हाँ बोलो, हो गया?
गया। जी। अब अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की, तो मुझे बताओ कैसे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट? कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D, एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D। बोलो ऐसे ऐसे लिख देंगे ना, मल्टीप्लाई होगा ये। यस मैम। क्लियर है क्या? तो बताओ अगर मैं लिखना चाहूँ रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट जो होता है ना बेटा, QUOTIENT, है ना। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और नहीं तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। बोलो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो यहां पर आपको ये दिया हुआ है E is equal to E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N log base 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, विच इज ऑल्सो नोन एज द रिएक्शन कोशेंट। क्लियर? यस मैम। आगे चलें, आगे चलते हैं। तो ये रहा आगे कि अगर इस जनरली बात की जाए फॉर अ रेडॉक्स सेल रिएक्शन, अब देखो किसी एक पर्टिकुलर सेल रिएक्शन की बात की जाएगी ना, तो उसके लिए आप किस तरीके से नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हो, वो इस तरीके से लिख सकते हो। मान लीजिए A मोल्स ऑफ कैपिटल A प्लस B मोल्स ऑफ कैपिटल B लिए थे, और उन दोनों को मिला करके C मोल्स ऑफ कैपिटल C और D मोल्स ऑफ कैपिटल D बना था, है ना। तो इसके लिए रिएक्शन कोशेंट कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। क्लियर है क्या? और मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो लिख देंगे ना? अरे सीख गए क्या? चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक सेल रिएक्शन लिखती हूँ कि भाई ZnSO4 प्लस CaCO3 gives ZnCO3 प्लस CaSO4। इसके लिए आप अगर इसके लिए आप जो है नर्स्ट इक्वेशन लिख के बताओ, तो बताओ लिख सकते हो क्या? वैसे ये गलत लिख दिया मैंने, मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए था, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu। ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन है या सेल रिएक्शन है, इसका मुझे नर्स्ट इक्वेशन लिख करके बताओ। बोलो कौन कौन लिख सकता है? थम्स अप करके बता दो। वेरी गुड, जरा लिखो, लिखो अपनी अपनी कॉपीज में, सब दिख जाएगा मेरे को, सब पता लग जाएगा। अभी बांध लूं मैं बाल? बहुत देर हो गई। हमने मना थोड़ी नहीं किया, पहले ही बांध देते। अरे यार वो पता नहीं कौन बोल रहा था ना, बाल खुले ही रखो, सबकी बात रखनी पड़ती है, उसमें क्या है। नर्स्ट इक्वेशन लिख दी क्या? जल्दी लिखो। अच्छा किस किस ने लिख दी ऐसे थम्स अप करके मुझे बता दो। किसी ने नहीं लिखी अभी तक? ओके, नीलाक्षी ने लिख दी, वेरी गुड। और बस एक ही बच्चा ने लिखी है? क्यों भाई बाकी क्या कर रहे हो? बाकी भी लिखो यार। चलो देखो मैं लिख के बताती हूँ। देखो आप क्या कर रहे हो, Zn और ये तो कौन हो गए आपके रिएक्टेंट्स हो गए, बोलो हो गए कि नहीं हो गए?
और ये दोनों आपके कौन हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए। बोलो हुआ है कि नहीं, हो गए। अब देखो, अब अपने को पहले तो लॉग बेस 10 लिखना होता है जो कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है। बोलो होती है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉनों का काम हुआ है ना, Zn जो है वो Zn2+ में हुआ, तो बाई रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा होगा ना, Zn2+ में कन्वर्ट होएगा, और Cu2+ बाई गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन Cu में कन्वर्ट होगा। बोलो होगा कि नहीं। तो इस सेल रिएक्शन के लिए n की वैल्यू जो है कि वो 2 आ जाएगी ना। तो इस रिएक्शन के लिए E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, ये निकालना पड़ेगा हम लोगों को। कैसे निकालेंगे वो मैं बाद में, या तो मैं पहले बता चुकी हूँ या फिर मैं बाद में बताने वाली हूँ, है ना। माइनस 0.0591 अपॉन, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू कितनी है अब 2, वेरी गुड। तो बताओ अपॉन में 2 आ जाएगा, इनटू लॉग बेस 10 या लॉग, सीधा सीधा लिख दो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है Cu की कंसंट्रेशन इनटू Zn2+ की कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज Zn की कंसंट्रेशन इनटू Cu2+ की कंसंट्रेशन। बोलिए ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना। बट यहाँ पर एक बात ये देखने वाली है कि जो सॉलिड की कंसंट्रेशन होती है ना, concentration of solid substance is always 1। तो बताओ 1/1 तो 1 हो जाएगा ना, या 1/1 भी हमेशा वही वैल्यू होती है जिसके साथ में इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो बेटा कि E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर और कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में थे, तो सॉलिड फॉर्म में जो कंसंट्रेशन होती है किसी भी सब्सटेंस की वो कैसी होती है बेटे, यूनिटी होती है। तो उसके लिए नॉस्ट इक्वेशन में इस तरीके से उसकी कंसंट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलिए बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप किसी भी सेल के लिए, किसी भी सेल का रिप्रेजेंटेशन यदि आप लोगों को दे दिया जाए तो नॉस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। यस मैम। वेरी गुड। मैम कैसे फाइंड करेंगे ई नोट? ये भी वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना मैं सिखा दूंगी, तुम चिंता नहीं करो। या तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, नहीं तो अलग अलग, एनोड का अलग दिया हुआ होगा, कैथोड का अलग दिया हुआ होगा, तो दोनों को मिला करके भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब एप्लीकेशंस क्या क्या है नर्स्ट इक्वेशन की वो देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं ये देखना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यार इलेक्ट्रोड अगर ऐसा है, मतलब एनोड है, तो बताइए वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन आएगा ना। लेफ्ट साइड अगर एनोड है तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, तो वहां पर क्या निकलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और राइट साइड अगर आपने कैथोड ले रखा है तो वहां पर जो रिएक्शन हो रही है उसका नाम है रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा वहां से, है ना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के हो गए, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो यदि आप लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने तो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए अगर कोई अपने पास सब्सटेंस था M मेटल जिसके ऊपर N+ चार्ज है, वो N इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस हो जाएगा और M सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं। जैसे Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu में कन्वर्ट होना था कि नहीं, होना था। तो वो क्या हुआ था, Cu का क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था कि ऑक्सीडेशन हुआ था। रिडक्शन हुआ। तो बताओ ये एक रिडक्शन की रिएक्शन है कि नहीं, लिखा भी हुआ है देखो रिडक्शन, है ना। तो इसके लिए यदि आपको निकालना तो कैसे निकालोगे, ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन n। बताओ n इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ रहे हैं, तो n लॉग बेस 10
कंसंट्रेशन ऑफ m अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ m n प्लस, और मैंने कहा था सॉलिड सब्सटेंस है ये, m जो है वो सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन 1 होती है, तो बताओ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ n प्लस। क्लियर? ये बढ़ेगा तो ये कम, ये कम होगा तो ये ज्यादा। आ गया? तो टोटल मिला के जितना ज्यादा चार्ज इसके ऊपर होगा या जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन आपके आयन की होगी उतना ही कम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा। क्लियर? ऐसे ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए भी कर सकते हैं, है ना? जो काम अभी अपन ने रिडक्शन के लिए किया है वही काम अपन ऑक्सीडेशन के लिए भी कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए क्या होगा, रिएक्शन जो है वो उल्टी हो जाएगी। ये लो जी, एम एन सॉरी m जो है वो n प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, n इलेक्ट्रॉन निकाल करके, बोलो ऐसा हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अयो, बोलिए बात समझ में आ गई क्या? अब की बार अगर आपको निकालना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो आप कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ m की पावर n प्लस। अपॉन में कुछ नहीं लिख दूं क्योंकि ये तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की एक साथ होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ m n प्लस। बोलिए आ गई क्या बात समझ में? आ गई। बहुत धन्यवाद। तो नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बहुत धन्यवाद। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड पीएच ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज पीएच? पीएच पढ़ा है कभी? यस मैम। क्या होता है पीएच? किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक और बेसिक मीडियम फाइंड आउट करने की। ओके, एसिड्स का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है और बेसिस का जो पीएच होता है वो 7 से ज्यादा होता है। बोलो यही पढ़ा था ना? यस मैम। अब ये जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ में किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में हम कल चर्चा करें। तो नर्स्ट इक्वेशन तक पूरा पढ़ के आएंगे। बहुत बढ़िया, बाय बाय इसी बात पे। राधे राधे। हो गई ना क्लास?